विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज हम उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज का लेक्चर है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहले क्या है, दैवीय आपदा के सम्मुख मानव समुदाय असहाय नजर आता है। क्या आता है? असहाय नजर आता है। इनसे होने वाले विनाश को रोक पाना असंभव कार्य होता है, लेकिन आपदा प्रबंधन की सुदृढ़ता से दैवीय आपदा से होने वाले विनाशकारी क्षति को कम किया जा सकता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि प्रकृति के साथ हम नहीं टकरा सकते। अगर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाले नुकसानों को आपदा प्रबंधन के माध्यम से, डिजास्टर्स मैनेजमेंट से क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। उसके प्रभाव को, विनाशकारी जो क्षति होती है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को जनवरी 2006 से लागू किया गया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो भारत का है वो कब का है? 2005 का है। उसको कब लागू किया गया? जनवरी 2006 से लागू किया गया। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था। पहला राज्य जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया, आंसर उत्तराखंड। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। जरा ध्यान रखना वहां पर क्या पूछ रहा है। अगर राष्ट्रीय पूछा उसने तो प्रधानमंत्री, और राज्य पूछा तो मुख्यमंत्री। यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, आंसर प्रधानमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय एवं आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया क्या आपदाग्रस्त देश है? वनाग्नि है, होती है। क्या उत्तराखंड ने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का आपदा प्रबंधन अपनाया है? तो क्या हम अपनी वनाग्नि को उन्हीं के पैटर्न पर कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं? फिलहाल तो नहीं दिखाई देता मुझे कि उस प्रकार की क्षमता रखते हैं। पर अगर जब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा मॉडल अपनाया है आपदा प्रबंधन का, तो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपनाया हमने। कौन सा? कायदे से हम जो हैं वैसे पहाड़ी राज्य हैं। कैसे? हमें किसी ऐसे देश का आपदा प्रबंधन मॉडल अपनाना था जो कि जो पर्वतीय देश हो, जहां पर आपदाएं आती हो, उस प्रकार के मॉडल अपनाए जाने चाहिए थे। ठीक है, चलो फिर भी ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर जो है वो 1070 है। क्या है? 1070 आपातकालीन नंबर। राज्य में जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन नंबर जो है 1077 यानी राज्य स्तर पर अगर कोई आपदा आ रही है तो 1070, और अगर जनपद स्तर पर कोई आपदा आ रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई आपदा है, तो 1077 पर आपने क्या करना है? आपातकालीन नंबर डायल करना है। ठीक है। जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। और क्या ऐसा धरातल पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक है नदी तटों से। 9 अक्टूबर 2013 को राज्य ने एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर्स रिलीफ फोर्स, यानी एसडीआरएफ, स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ होती है। जो पुलिस के सबसे अच्छे जवान होते हैं उन्हीं में से उनको चुना जाता है और एसडीआरएफ में उनको ट्रेन किया जाता है विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए। एनडीआरएफ जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है आपदाओं से निपटने के लिए। ठीक है। भूकंप संबंधी जागरूकता के लिए डांडी काठी की गोधमा फिल्म बनाई गई थी। कौन सी? डांडी काठी की गोधमा। जन जागरूकता के लिए आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रत्येक जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन कोष के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कितनी? 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड को मौसमी आपदाओं के पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने के लिए टिहरी के सुरकंडा में डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। सुरकंडा में देखा होगा आपने डॉपलर रडार। इससे पूर्व नैनीताल के मुक्तेश्वर में केवल एक डॉपलर रडार था। तो 2 जगह पर डॉपलर रडार है हमारे, एक सुरकंडा में और एक मुक्तेश्वर नैनीताल में। ठीक है। मुक्तेश्वर को पशु चिकित्सा का मक्का भी कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर लिंगार्ड का जो
स्थापित वहां पर पशुओं के वैक्सीनेशन से संबंधित जो रिसर्च चलती है वहीं पर चलती है। अगला, आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन किया है। किसका? ड्रोन फोर्स का गठन किया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने के लिए डिजास्टर संबंधी सचेत नामक पोर्टल शुरू किया गया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? भूकंप से बचने के लिए सचेत। कौन सा? सचेत नामक पोर्टल। और अब तो सभी मोबाइल धारक हैं, तो बीच बीच में कभी अगर माना इस प्रकार की इमरजेंसी आएगी तो अलार्म बजेंगे आपके मोबाइल पर। क्या होंगे? उसका एक हाँ बिल्कुल, वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे उस समय। अगला, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड में विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदाओं का सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। उत्तराखंड में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा घटित होने वाली आपदाओं को दैवीय आपदा कहते हैं। दैवीय आपदा के स्वरूप बाढ़ आ सकती है, तूफान, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, महामारी, ये सब किसमें आते हैं? दैवीय आपदा में। बरसात के मौसम में किसी विशेष क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और उसे अतिवृष्टि या बादल फटना कहते हैं, क्लाउड बस्टिंग कहते हैं। राज्य में सबसे बड़ी त्रासदी केदारनाथ आपदा का कारण बादल फटना था, क्लाउड बस्टिंग थी, है ना। उत्तराखंड के वनों में लगने वाली आग का प्राकृतिक कारण पत्थरों का आपसी घर्षण और मानवीय कारण जलती माचिस की तीली एवं कृषकों द्वारा खेत के अवशेष जलाने से लगती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा भूस्खलन है, जबकि सर्वाधिक हानि भूकंप से होती है। जो बारंबारता है वो भूस्खलन। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो आपदा है वो क्या है? भूस्खलन। लेकिन जो सबसे ज्यादा हानि होती है वो किससे होती है? भूकंप से। और हम सिस्मिक जोन पे हैं भाई, 4 और 5 पर। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि टिहरी डैम है हमारे सर पर, क्या है, जिसमें अरबों खरबों गैलन क्या है? पानी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप नहीं आया। 1803 में आया, बद्रीनाथ केंद्र था, रेक्टर स्केल पर कितने का भूकंप आया? 9 का भूकंप आया। 75% जनसंख्या मर गई। कितनी? और सिर्फ 25% लोग बचे। कितने? 25% लोग बचे थे, जबकि उस समय के मकान बहुमंजिली इमारतें नहीं हुआ करती थी, है ना। अभी तो आप देख रहे होंगे। राज्य में सबसे बड़ी आपदा 16-17 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आई और इस आपदा से संबंधित नदी जो थी मंदाकिनी नदी थी। मंदाकिनी जो है केदारनाथ से आती है, चौराबाड़ी ताल से आती है ना। केदारनाथ आपदा में सेना का ऑपरेशन सूर्या होप के तहत राहत अभियान चलाया गया। सेना के राहत अभियान को स्थानीय नागरिक योगेंद्र राणा ने सेना की सहायता की थी। किसने? योगेंद्र राणा ने सेना की सहायता की थी। आपदाग्रस्त केदारनाथ के पुनर्निर्माण में कर्नल अजय कोठियाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कर्नल अजय कोठियाल जी ने बहुत अच्छे कार्य भी किए। बाद में उन्होंने शिविर भी लगाए, बच्चों को फ्री में क्या किया? ट्रेन भी किया, फौज में भर्ती भी करवाया। उसके बाद ये इलेक्शन लड़े और नहीं जीत पाए। कौन? अजय कोठियाल जी। ठीक है, चलो। प्राकृतिक आपदा भूकंप। प्राकृतिक आपदा भूकंप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में बहुत योग्य व्यक्ति को भी स्थान नहीं दिया जाता, ये पता है। वरना जो पहले से अयोग्य बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसलिए अपने से ज्यादा योग्य को कभी टिकट नहीं दिया जाता है। चलो, भूकंप। और यही वो व्यक्ति हैं कोठियाल जी, अजय कोठियाल जी, जिन्होंने पूरे केदारनाथ को दोबारा बसाया और जो जानते हैं वास्तव में पहाड़ क्या है। लेकिन क्या है कि कुछ नेता ऐसे हैं राज्य में जो राजधानी गैरसैंण जाने के लिए तैयार नहीं है। कहां? गैरसैंण जाना भी जिनके लिए क्या है? महाभारत है। वो लोग ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे जिन्होंने कि माइनस टेम्परेचर पर क्या किया? काम किया। ठीक है। और पहाड़ के लिए इसी प्रकार के नेताओं की आवश्यकता है जो पहाड़ को समझता है, जो पहाड़ के हर क्षेत्र में जा सकता है। देहरादून के एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले और वो लोग राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलो जी। प्राकृतिक आपदा भूकंप। और राजधानी भाई गैरसैंण ही होनी चाहिए उत्तराखंड की। राज्य जब बनाया गया था तो अवधारणा यही थी हम लोगों की कि राजधानी कहां होनी चाहिए? गैरसैंण। अगला, प्राकृतिक आपदा जो भूकंप उत्तराखंड में सर्वाधिक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसका कारण राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति का पाया जाना है। इसके लिए आपको ज्योग्राफी थोड़ा आनी चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आपने पढ़ा है
अगर आपने गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट पढ़ी है कि गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, बीच में टेथिस सी था, क्या था, गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, सबडक्शन हो गया, टेथिस सी की जो गाद है वो उठी, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज सब वही गाद है, ठीक है। तो अभी भी जो लॉक्स जो लगे हैं, अगर वो जब टूट जाते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी लगती है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जब लगता है, तो तब क्या आता है, भूकंप आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने इतना याद करना कि प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति का पाया जाना, ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। क्या बोलते हैं हम, रिएक्टर स्केल पर कितने का भूकंप आया जी, कि जी 5 का आया, 6 का आया, है ना। 6 के बाद तो खतरनाक हो जाता है, फिर 7, 8, 9 तो बहुत ही खतरनाक भूकंप होते हैं। भूकंप मापी संयंत्र सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी जो संयंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, जबकि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या नाभि कहते हैं। यानी अगर जमीन के 50 किलोमीटर नीचे से भूकंप शुरू हुआ है तो वो क्या हो गया, भूकंप की नाभि या फोकस। और जहां पर सबसे पहले भूकंप तरंगे पहुंचती हैं, जो ऊपर जहां पर हम बैठे हैं, माना जहां पर मैं बैठा हूं मेरी चेयर के नीचे सबसे पहले तरंगे पहुंचेंगी, तो जहां पर मैं बैठा हूं उसको बोलेंगे एपिसेंटर। क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे। एपिसेंटर से ठीक नीचे लाइन जब हम 90 डिग्री के एंगल पर जाएंगे जहां से भूकंप शुरू हो रखा है, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे फोकस। इतना समझ में आ गया, ठीक है। भारत के कुल भूकंपों में कुल 68% भूकंप हिमालयी क्षेत्रों में ही आते हैं। कहां पर आते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में भी आते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी बांध के नीचे से होकर गुजरती है। इस कारण बांध का विरोध भी हुआ था। हेमवती नंदन भगोड़ा जी ने लिखा था कि जिसने भी गंगा को छेड़ा डूब गया उसका बेड़ा। नहीं मानी सरकार को क्या करना था, डैम बनाना था। पर्यावरणविद कभी भी डैम का विरोध नहीं करते हैं, वो कहते हैं इतने बड़े डैम मत बनाओ भाई, जिससे क्या हो, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाए। और हुआ है, भूगोल में परिवर्तन, मतलब वहां के जो क्लाइमेटिक चेंज आए हैं वहां पर, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। और अभी तो ठीक है क्लाइमेटिक चेंज आए हैं, लेकिन माना रिएक्टर स्केल पर 8 का भूकंप आता है, 9 का भूकंप आता है, तो क्या टिहरी डैम उसको झेल पाएगा? हालांकि वो कॉफर डैम है, वो कंक्रीट से नहीं बना हुआ है, वो सीमेंट से नहीं बना हुआ है। हाँ, कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट दिख सकते हैं, ठीक है। पर जब रिएक्टर स्केल पर 8 और 9 के भूकंप आते हैं तो आबादी बचती नहीं है उतनी, ठीक है। चलिए जी, तो भारत के कुल भूकंपों में 68% भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आते हैं और केंद्रीय भ्रंश रेखा टिहरी बांध के नीचे से होकर गुजरती है। भारत के भूकंपीय जोन की दृष्टि से 5 जोनों में बांटा गया, जिसमें उत्तराखंड 2 भूकंप जोनों में आता है, 4 और 5। लास्ट के जो सबसे खतरनाक जोन है उसमें आते हैं। इसमें 4 और 5 में। जोन 4 के अंतर्गत आने वाले जिले जो है देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और जोन 5 में जो आते हैं वो है चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। ये तो बड़े खतरनाक जोन में आ रहे हैं भाई 5 में। कौन कौन? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। हम तो फिर भी जोन 4 में है, टिहरी वाले, या देहरादून डिस्ट्रिक्ट, ऋषिकेश में तीनों डिस्ट्रिक्ट है, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, ठीक है। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। क्या है? चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन 3 जगहों पर है, एक देहरादून में, एक टिहरी में और एक गरुड़गंगा में। टिहरी, देहरादून और गरुड़गंगा, ठीक है। भूकंपीय तीव्रता 3 तरह की वेव्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग पीरियड वेव्स। प्राइमरी वेव्स सबसे पहले चलती हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स चलती हैं, फिर लॉन्ग पीरियड वेव्स। लॉन्ग पीरियड वेव्स जो सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि वो सरफेस पर चलती है। किस पर? सरफेस पर चलती है, जिग जैग होती है, पूरा हिला देती है, बुनियाद, मकान, स्विमिंग पूल का सारा पानी इधर से उधर, उधर से इधर। पता है? नहीं पता? चलो। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं। इनकी गति सबसे तीव्र होती है। गति इनकी सबसे तीव्र है, लेकिन ये उतनी हानिकारक नहीं है हमारे लिए। और जो 6 सेंस होता है जिन जानवरों में, जैसे जापान में मछलियां पालते हैं लोग, वो अपने पॉट से बाहर कूदने लगती हैं, तो जिनके अंदर 6 सेंस होगा उनको पहले ही पता चल जाता है।
इसलिए उनका व्यवहार क्या होने लग जाता है, प्राइमरी वेव्स के चलते ही उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा। फिर चलती है सेकेंडरी वेव्स। पी की तरंगों के बाद क्या एस तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिनको द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे कहते हैं, या केवल ठोस माध्यम में चलती है, द्रव में विलुप्त हो जाती है। यहां से क्वेश्चन बनता है कौन सी भूकंपीय तरंगें सिर्फ सॉलिड में चलती हैं और जहां पर लिक्विड फॉर्म मतलब लिक्विड या द्रव भाग आएगा वहां पर विलुप्त हो जाएंगी। आंसर सेकेंडरी वेव्स। इतना क्लियर हो गया। भूकंपीय तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंगें जो होती है एल तरंगें होती हैं, जो धरातलीय तरंगें हैं। इनको लव वेव्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लव वेव्स कहते हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स बोलते हैं। और साथ में इनकी गति सबसे कम होती है, लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव यही होती है, क्योंकि ये कहां पर चलती हैं, सरफेस पर, जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, नैनीताल भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के बारे में बता रहा हूं। तो नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना 1866-67 में अलमा पहाड़ी पर हुई थी। वहां पर भूकंप तो सदियों से आ रहे होंगे उत्तराखंड में, जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा होगा, न जाने कितने भूकंप देखे होंगे इस हिमालय ने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लिखित रूप में जो नैनीताल का पहला भूस्खलन की घटना है वो 1866-67 में अलमा पहाड़ी पर हुई थी। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को हुआ था, जिसमें 151 लोग मलबे में दबकर मर गए थे। अगस्त 1977 में तवा घाटी में भूस्खलन हुआ था। 23 जून 1980 को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन से तबाही हुई थी। 1983 में बागेश्वर के कर्मी में भूस्खलन हुआ था। 1990 में नीलकंठ क्षेत्र में भूस्खलन में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में भूस्खलन की घटना 1996 में हुई थी। उखीमठ भूस्खलन 11 अगस्त 1998 को हुआ था। ब्योमगाड भड़ासू भूस्खलन जो है वो 2001 में रुद्रप्रयाग में हुआ था। अगस्त 2002 में टिहरी के बूढ़ा केदार में भूस्खलन हुआ था। कहां पर, बूढ़ा केदार, 2002। टिहरी बांध भूस्खलन अगस्त 2004 में हुआ था। अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भूस्खलन हुआ था। कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था। अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा 2 में हिमस्खलन हुआ। भूस्खलन अलग हो गया, हिमस्खलन अलग हो गया है। अवलांच, जिसमें 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी, जिसमें एक उत्तरकाशी की एवरेस्ट विजेता संबिता कंसवाल भी थी। कौन, संबिता कंसवाल। फिर मालपा भूस्खलन, पिथौरागढ़ जनपद का सबसे खतरनाक जो भूस्खलन था वो कौन था, मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। मालपा भूस्खलन के में राहत अभियान के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। कौन सा, ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। मालपा भूस्खलन में भारतीय नृत्यांगना प्रतिमा वेदी का निधन हो गया था। प्रतिमा वेदी कौन थी, कबीर वेदी की वाइफ थी। अब कबीर वेदी कौन एक्टर थे, ये पहले विलेन थे, विलेन बनते थे, खून भरी मांग के विलेन है। साथ में जो आपकी एक पिक्चर आई है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में जो विलेन है वो यही है। कौन, कबीर वेदी। तो उनकी वाइफ थी, बड़ी बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, प्रतिमा वेदी। प्रतिमा वेदी की क्या हो गया, निधन हो गया, दब गए इसमें। कहां जा रहे थे, मानसरोवर जा रहे थे। कहां जा रहे थे, तो मालपा में कैंप लगा, उसमें सब दब गए। अच्छा, राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, केदारनाथ में सबसे बड़ी जो प्राकृतिक आपदा 16-17 जून, भाई इस डेट को मत भूलना, एक बार बार क्वेश्चन बनता है। 16-17 जून 2013 में आई थी। आपदा का कारण चौराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपरी परत टूटकर गांधी सरोवर में गिरने के कारण मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ गया था। केदारनाथ में आपदा राहत के लिए भारतीय थल सेना द्वारा 17 जून से 2 जुलाई तक ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया। 2 ऑपरेशन चले, सूर्या होप और ऑपरेशन राहत। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी क्या हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए। मेरे ख्याल से 1 या 2 दुर्घटनाग्रस्त हो गए राहत कार्य के चलाते हुए। केदारनाथ आपदा के कारण केदारनाथ मंदिर में 86 दिनों तक पूजा बाधित रही और इस आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन, यमुनोत्री मार्ग 103 दिनों तक बंद रहा था। केदारनाथ आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। कितनी, अब जिन लोगों ने देखा होगा ना, हम लोगों ने तो देखा है इस आपदा को, इसलिए हम लोगों को पता है कि ये क्या थी। आप लोग खाली पढ़ रहे हो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या थी ये। मतलब मिनटों में क्या कर दिया मंदाकिनी ने, जिसका नाम है मंदाकिनी, मंद, लेकिन जब चली तो फिर क्या बताऊं, है ना। अपने किनारे नदी तटों पर जो बसे हुए जो
कस्बे थे उनको उड़ा कर ले गई पूरा, है ना। रामबाड़ा में तो बताया जाता है कि लोग बहे नहीं उड़े, प्रेशर जो आया। 17 जून 2013 को आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने डिसास्टर्स इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम को आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2014 को सौंपा गया। कब सौंपा गया? 11 मार्च 2014 को सौंपा गया। ऑपरेशन केदार के तहत केदार घाटी का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। 14 सितंबर 1951 ईस्वी में सतपुली में पूर्वी नयार नदी पर बाढ़ के कारण काफी मात्रा में धन जन की हानि हुई थी। 8 सितंबर 1967 ईस्वी में नानक सागर बांध टूटने के कारण बाढ़ से 80 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2012 में उत्तरकाशी के अस्सी गंगा में बाढ़ के कारण धन जन की काफी क्षति हुई थी। किसमें? अस्सी गंगा में। कई मजदूर उसमें डूब गए थे भाई, है ना, काम चल रहा था डैम पर। अस्सी गंगा में बाढ़ के कारण धन जन की काफी। 7 फरवरी 2021 को चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पश्चिमी धौली गंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। ये ऋषि गंगा के कारण भी भाई इसमें डैम बन रहा था, पूरा उड़ा दिया उसने जब ऊपर से पानी आया। इसकी क्लिप देखना, वीडियोस वगैरह आती हैं, कभी देखना ऋषि गंगा डिसास्टर जो है, बाढ़ जो है, ठीक है। अच्छा, रेक्टर स्केल पे कौन कौन से भूकंप आए हैं? तो 22 मई 1803 को 6 रेक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का भूकंप आया उत्तरकाशी में। कहां पर? उत्तरकाशी में। सितंबर 1803 में रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप आया बद्रीनाथ में। जो मैंने बताया कि 75% जनसंख्या क्या हो गई थी उस क्षेत्र की, मर गई थी, 25% लोग बचे थे खाली। 28 मई 1816 रेक्टर स्केल पर 7 का भूकंप आया गंगोत्री में। 14 मई 1835 को रेक्टर स्केल पर 7 का भूकंप आया लोहाघाट में। 11 अप्रैल 1843 को रेक्टर स्केल पर 5 तीव्रता का भूकंप आया चमोली में। 14 फरवरी 1851 को रेक्टर स्केल पर 5 का भूकंप आया नैनीताल में। 22 मई 1871 को रेक्टर स्केल पर 6 का भूकंप आया लंडौर में। 28 अक्टूबर 1916 को रेक्टर स्केल पर 7.5 का भूकंप आया धारचूला में। यहाँ पर धारचूला में। 2 अक्टूबर 1937 को रेक्टर स्केल पर 8 का भूकंप आया देहरादून में। देहरादून में भी 8 का भूकंप आया है रेक्टर स्केल पर। 8 समझते हो? 8 का मतलब जितनी भी बहुमंजिली इमारतें हैं धराशायी नीचे, है ना। 4 जून 1945 को रेक्टर स्केल पर 6.5 का भूकंप आया अल्मोड़ा में। 28 दिसंबर 1958 को भूकंप आया बजांग धारचूला में। 27 जुलाई 1966 को 6.3 का भूकंप आया कपकोट में। कहां पर? यह भी खतरनाक भूकंप था भाई। 28 अगस्त 1968 को भूकंप आया रेक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का धारचूला में। फिर कहां पर? 20 अक्टूबर 1991 को रेक्टर स्केल पर 6.6 का भूकंप आया उत्तरकाशी में। 29 मार्च 1999 को 6.8 का भूकंप आया चमोली में। 14 अगस्त 2005 को 4.8 का भूकंप आया संपूर्ण उत्तराखंड में। 23 जुलाई 2007 को 5 का भूकंप आया संपूर्ण उत्तराखंड में। 7 जुलाई 2010 को भूकंप आया 5.1 का पिथौरागढ़ में। और 6 नवंबर 2017 को 5.5 का भूकंप आया तौलियो रुद्रप्रयाग में। तो भाई ये आपने इसको कैसे याद करना है? इनको खास खास डेट याद करनी पड़ती है। इसमें खास खास जो होंगे, जैसे देहरादून का भूकंप हो गया 2 अक्टूबर 1937, बद्रीनाथ का भूकंप आ गया 1803 सितंबर 1803 रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप। तो बड़े भूकंपों को याद कर लीजिए। एक चमोली वाला याद करना, 29 मार्च 1999 6.8 कहां? चमोली। और एक ये याद कीजिए 20 अक्टूबर 1991 6.6 उत्तरकाशी, है ना। इस तरह से याद करने होते हैं। तो इसमें से क्या है कि 1 नंबर मिलने की संभावना होती है, ठीक। तो आपने इसको क्या करना, ढंग से रिवाइज करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, बीच में से ही कहीं क्वेश्चन आएगा। जैसे एक बार ये क्वेश्चन बना था, क्या नाम है, जो हिमस्खलन हुआ था द्रौपदी का डांडा में अक्टूबर 2022 में, उसमें एक एवरेस्ट विजेता थी उत्तरकाशी की, जो विजेता जो थी वो संबिता कंसवाल, इनका नाम पूछा गया था पेपर में, इनका संबिता कंसवाल। दूसरा एक ये पूछा गया, नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? तो 1866-67 में अलमा पहाड़ी पर हुई थी। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, क्या हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर में मैं उत्तराखंड से संबंधित अन्य तथ्य बताऊंगा।